बायोटेक्नोलॉजी डील्स, यहाँ से हमने पढ़ लिया था ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का, ये डील्स विद द टेक्निक, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और हम एक बार बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। एनसीईआरटी निकाल लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, बायो और टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा फील्ड है। पेज नंबर क्या बता दीजिए भाई? 193, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम अपने लाइफ, जैसे माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, वो माइक्रोब्स हो गए, माइक्रोब से हम लोग क्या करते हैं, उनके जेनेटिक्स में कुछ वेरिएशन करके हम क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग तो कृष्णा, हमारे लॉर्ड कृष्णा जो हैं, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के जमाने में क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग था? तो वहां पे मक्खन लोग कैसे खाते थे? मक्खन निकालते थे, दही वगैरह नहीं खाते थे उस वक्त? दही भी खाते होंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी था उस वक्त? जेनेटिक इंजीनियरिंग ये पता था। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट प्योर साइंस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक प्योर साइंस बिल्कुल नहीं है, ये प्योर साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइंस का एक मॉडिफाइड वर्जन है। साइंस का क्या है? एक मॉडिफाइड और एडवांस वर्जन है। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं हम, नॉर्मल जो पुराने जमाने में फोन था वो भी फोन था और ये भी फोन है, लेकिन ये मॉडिफाइड और डेवलप्ड एंड्रॉइड वर्जन है। किसी के पास एप्पल है तो आईफोन एंड एप्पल वर्जन, वो एप्पल उसमें डाला हुआ है ना, iOS उसमें है ना। तो ये डेवलप्ड वर्जन है। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी हो या हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्या है? ये एडवांस्ड और डेवलप्ड वर्जन है साइंस का। ये प्योर साइंस नहीं है। ये क्या नहीं है? प्योर साइंस नहीं है। हम पुराने जमाने में जो भी प्रोसेस होता था सब, सूरज भी पुराने जमाने में थे, सन भी था, ठीक है, सन सूरज दोनों एक ही है, सॉरी, ठीक है, चंद्रमा, सोलर सिस्टम्स थे। लेकिन हम लोग सोशल साइंस अब पढ़ते आ रहे हैं। साइंस पहले भी था, साइंस पहले भी था, महाभारत हो, रामायण हो, उस जमाने में भी साइंस था। लेकिन हम साइंस क्या कर रहे हैं? उसको डिस्कवर करके हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम उसको क्या कर रहे हैं? उसमें एडवांसमेंट ला रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पुराने जमाने में जितने भी प्रोसेस थे वो मैनुअल और वेरी नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन जब इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जीनोमिक लेवल पे जाकर स्टडी करके उसमें मॉडिफिकेशंस करता है, ठीक है। किसमें करता है? जीनोमिक लेवल में मॉडिफिकेशंस करता है। समझ में आ रही है? इसमें मॉडिफिकेशन करता है जीनोमिक लेवल पे। तो हमें क्रोमोसोम के लेवल पे, हमें क्रोमोसोम के लेवल पे हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तो वही लिख रहे हैं, क्रोमोसोम ही लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी। हाँ नीलू केशवानी, आपने हाथ उठाया, बताइए क्या प्रॉब्लम है नीलू केशवानी? हाँ जी, नीलू केशवानी चैट बॉक्स में डालिए, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? क्रोमोसोम। तो लॉर्ड कृष्णा के जमाने में क्रोमोसोमल स्टडी नहीं था, ठीक है, लेकिन हमारे जमाने में हमने ऐसा टूल्स का इस्तेमाल किया, ऐसा टूल्स का डेवलपमेंट किया जिससे हम क्रोमोसोम लेवल की स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब हमें वैक्सीन बनाना होगा, हम क्या करेंगे? हम जेनेटिक लेवल पे पढ़ाई करेंगे और उस जीन में जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाला जीन होगा, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाला जो भी जीन होगा, हम उसको क्या करेंगे? उसको हम इनएक्टिव कर देंगे, है ना, इनएक्टिव कर देंगे। और हम जीन को आइसोलेट करके क्या करेंगे? वैक्सीन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे अपने बेनिफिट के लिए, हम जेनेटिक लेवल पे जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और बायोटेक्नोलॉजी यानी कुछ टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स का, ठीक है। और भी जीन गन का इस्तेमाल करते हैं, जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। और भी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम आइसोलेशन करने के लिए एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्शन के लिए एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स होता है, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स होता है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन वो इस्तेमाल करके
जेनेटिक में चेंज करके अपने बेनिफिट के लिए हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर चुका है कि आज कुछ भी होगा वो बायोटेक्नोलॉजी से हम संभव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा प्लांट है, ठीक है, जो कि जिसका लाइफ बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा प्लांट वो लोग की खतरनाक है, खत्म है, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन ऐसा एक प्लांट है जिसमें बहुत यूज है, ठीक है। हमारे पास प्लांट ए है, हमारे पास क्या है, वीडियो ऑन कर लें, गंदा दिख रहा है इसीलिए वीडियो नहीं ऑन की है, ठीक है, बहुत गंदा दिख रहा है, नहीं है, चलो। तो एक ऐसा प्लांट है, प्लांट ए है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे प्लांट ए और प्लांट बी, प्लांट ए है और प्लांट बी है। प्लांट ए है, ये प्लांट ए बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबा समय तक टिकता है, मतलब लाइफ उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यूजलेस है। प्लांट बी है, ठीक है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है, मेडिसिनल यूज के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उसका लाइफ बहुत कम है। हम क्या कर सकते हैं, इसका जो लाइफ का जो जीन है, इसको हम इसमें डाल सकते हैं, यस और नो, या फिर हम दोनों का जीन निकालकर इसका मेडिसिनल यूज का, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम इसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन निकाल लिए, उसका पूरा जीन, और इसमें से थोड़ा सा जीन निकाल लिए, लॉन्ग लास्टिंग वाला, लाइफ वाला, ठीक है, बहुत दिन तक जीने वाला, जो भी है, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है मे बी। दोनों को उठाकर हम क्या किए, हमने उस जेनेटिक में चेंजेस करे, उसको हमने फ्यूज करा और एक नया प्लांट का आविष्कार कर लिया, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। या किसी चीज में हम जेनेटिक मॉडिफाई करके छोड़ देंगे, रिप्रोड्यूस करा देंगे, उसका जो बच्चा होता जाएगा वो हम जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, बुक में अभी नहीं आएगा, आगे चल के आएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट किसको कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमें ये जीन चाहिए। जैसे दिलबर बहुत सुंदर है, इनका नाक बहुत ही अच्छा है, तो दिलबर का जो नाक है, मेरा नाक बड़े घटिया है, तो इनका नाक क्या करेंगे हम, इनका जो सुंदरता वाला नाक का जो जीन है, हर चीज के लिए जीन होता है भाई, लंबा बाल हो, पतला बाल हो, ठीक है, घना बाल हो, हर चीज के लिए जीन होता है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन इन योर बॉडी, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो दिलबर का नाक जो है क्या है, सुंदर है, भले हो या ना हो, एनीवेज आंखें सुंदर है ना। तो इनके आंखें सुंदर है, तो सुंदर आंखें होने का क्या कारण है, क्योंकि ये शेप एकदम परफेक्ट है, फाई है, फाई बन रहा है चेहरे पर, सुपर 30 देखा होगा तो फाई सुंदरता का रेशियो होता है ना। समझ में नहीं आया, एनीवेज मुझे भी नहीं समझ में आया, मैथमेटिक्स ऐसे भी नहीं आता है मुझे, ठीक है। तो इनका चेहरे पे फाई बन रहा है, तो इनका फाई जो है हमने क्या किया, अपने जीन में डाल लिया, ठीक है, अपनी बॉडी में हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो क्या हमारा बॉडी चेंज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जो भी हम डालेंगे जीन, हम वेरी चेंज करेंगे, जब वो रेप्लिकेट होगा तब उसमें वो, हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो हम जीन निकाल रहे हैं इनका फाई, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये टर्म समझना जरूरी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, क्लियर है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है, क्या है होता है। हमारा वीडियो बल 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 क्यों कर रहा है, पता नहीं, एनीवेज, ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर गए। तो दिस इज व्हाट योर बायोटेक्नोलॉजी इज, और आजकल के जमाने में हम बहुत प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हो, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से, कैसे संभव है बायोटेक्नोलॉजी से भाई। तो मदर का क्या करते हैं, मदर का हम लोग सिर्फ जेनेटिक चेंज करना ही बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। जैसे मदर का हमने ओवम निकाल लिया, मदर का क्या किया, ओवम निकाल लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, फादर का स्पर्म निकाल लिया, और ये जब हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है, ओवम और स्पर्म का नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, हमें कम स्लेट बना ले इसको हम, अब दिखाई देगा आपको, नहीं देगा, एनीवेज, तो आप साइड से थोड़ा सा इधर आके सकते हैं तो दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या है, हम मदर का ओवम और फादर का स्पर्म हम क्या करेंगे, हम जब बॉडी से बाहर निकालेंगे और इसको भी हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो क्यों ऐसे हाथ डाल के निकाल लेंगे ओवम, टूल्स,
वो जो टूल है वो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है ना। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल से हम निकाले, दोनों को हम क्या किए, फ्यूज कराए कल्चर प्लेट में। हमने दोनों को क्या कराया, कल्चर प्लेट में फ्यूज कराया, कल्चर प्लेट है। और ये कौन सा टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी है। हमने जब फ्यूज कराया तो फ्यूजन हो गया और ये बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट, और ये डेवलप हो गया। जब डेवलप हुआ ये बन गया 36 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज, ठीक है, ये बन गया मान लो। हमने इसको क्या किया, हमने इसको भेजा यूट्रस में। हमने इसको भेजा यूट्रस में। कैसे हम भेजते हैं, हाथ उठाया, इसको डाल दिया, करेक्ट साफ चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। उसको हम क्या करेंगे, यूट्रस में डालेंगे। हम क्या करेंगे, यूट्रस में डालेंगे। जब यूट्रस में हम डालते हैं, यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, वो अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, धीरे धीरे बेबी ग्रो करने लगेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन। ऐसा थोड़ी एक टेस्ट ट्यूब में बेबी बन गया, ऐसा नहीं होता। टेस्ट ट्यूब में भी यही होता है ना। दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी बॉडी से बाहर, लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है। बॉडी से बाहर अगर हम किसी चीज का लेबोरेटरी कंडीशन में अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं, दैट इज इन विट्रो प्रोसेस। और ये फर्टिलाइजेशन हमने कराया लेबोरेटरी में, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ। और ये फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इन विट्रो हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पे बनता है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज अपना मत दे मुझे, अपना भारी मत से मुझे बहुमत देकर जिताएं, और अपना हाथ उठा लें या टिक मार्क कर लें। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइए और टिक मार्क या फिर हाथ उठाने का कष्ट करें, मुझे भारी बहुमत से विजयी घोषित करें। इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना। चलो, मत तो बहुमत तो आ रहा है मुझे, जहां तक लग रहा है सबको समझ में आ रहा है। कुछ लोग हैं जो उन्होंने ऑडियो ही नहीं कनेक्ट किया, तो सुनाई कैसे दे रहा होगा। आदित्य, नेहा, कृति, सौरभ, सुमन, रोहित, आनंद सर, इन तीनों ने ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया है। अच्छा, सौरभ तो यही है, ठीक है। चलो, आदित्य और नेहा दोनों ने ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया है, तो सुनाई कहां से दे रहा होगा भाई, जरा चेक करिए तो सर। रोहित, आनंद सर, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं क्या लोग। एनीवेज, चलिए खत्म करते हैं। तो समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट। ठीक है, सिंथेसाइजिंग कटनी, ओह शिट, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओ भाई, ओ भाई, क्या हो रहा है भाई। हाँ चलो, सही हो गया। ओ हो, व्हाट इज दिस, टेक्निकल एरर, पेन एरर, हो क्या रहा है। एक सेकंड रुक जाइए सब लोग, हाँ लगता है पता नहीं क्या हो गया है पेन का, अपने आप चल रहा है ना। अच्छा, सही हो गया, हाँ सही हो गया। वो भाई, आई एम सॉरी। हाँ, हम चला ही नहीं रहे हैं, चल रहा है कुछ, खैर जो भी हो, चलो हो गया। हाँ, काम तमाम हो गया। हाँ, तो हैक हो गया, किसने हैक किया, प्रियांशु आपने किया। ओ माय गुडनेस, वाह प्रियांशु, इतना टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर लिए हो, वाह। कोई नहीं ड्रॉ कर रहा था, मेरा पेन का एरर, टेक्निकल फॉल्ट था, ठीक है। मैं मुझसे ये बटन दब गया था गलती से, इसीलिए हो रहा था, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये क्या था, ये हमारा हमने जीन यूज किया और डेवलप किया, ये डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। हम डीएनए वैक्सीन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, या हम किसी डिफेक्टिव जीन, मान लीजिए कि हमारा ये क्या हुआ है, ये डीएनए है और ये हमारा जीन है, ठीक है, जीन है, और इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, जिसके वजह से थैलेसीमिया हो गया, या जिसके वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, हॉजकिन डिसीज हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर है हॉजकिन डिसीज, नहीं नहीं जानते, डिसीज चैप्टर पढ़े ही नहीं है। हॉजकिन डिसीज किसको कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का कोई डिसीज है। हॉजकिन डिसीज किसको कहते हैं यार, बताइए तो जरा, व्हाट इज हॉजकिन डिसीज। डिसीज चैप्टर अच्छे से आपने हमारा क्लास सुना होगा, तो हमने बोर्ड पे लिखा था हॉजकिन डिसीज। मेरा उस सेशन आप लोग आप अटेंड किए थे, जहां तक मुझे याद है।
व्हाट इज हॉजकिन डिसीज गर्ल्स बॉयज? बताइए, गर्ल्स एंड बॉयज ऐसे बोलना चाहिए, तो बुरा मान जाएंगे सब। गर्ल्स एंड बॉयज बताइए, व्हाट इज हॉजकिन डिसीज? लेखिका से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर, या फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रियांशु से? आंसर कोई दे हमें। श्रेया सिंह है यहाँ पे। आप बता सकती है रौनक परवीन? नहीं बता सकती हैं, क्यों नहीं बता सकती है? मेरा बायोडेटा पढ़ के क्या करेंगी आप? ये मेरा आधार कार्ड है और नीचे मेरा पैन कार्ड देख लो, मतलब साफ सुथरा है ना पैन कार्ड। ई पैन कार्ड निकाले हम, लैंग्वेज तमिल है। बताइए प्लीज, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों के आंसर का। कोई नहीं आंसर देने वाला यहाँ पे? आंसर आया है यहाँ पे? ओके, हॉजकिन डिसीज यहाँ पे आंसर आया है सर। उससे गमिल ना बन हो क्या? डिसीज और लिम्फेटिक सिस्टम, सही है, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एकदम सही जवाब आपने दिया है, बट और थोड़ा स्पेसिफिक आप हो सकती थी। एनीवेज चलो, तो एक तरह का ये कैंसर है ना, हॉजकिन डिसीज एक तरह का कैंसर है ना। चलो, तो ये चीजें तो हॉजकिन डिसीज, मान लीजिए हॉजकिन डिसीज हो गया, हम क्या करेंगे? हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसका जेनेटिक जो है वो चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा होता। आज अभी इतना एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सब बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कोई भी जेनेटिक में हम वेरिएशन कर सकते हैं, कोई भी डिजीज चीज को हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जेनेटिक में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैंसर में ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कैंसर में प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी जीन में ही कन्वर्जन हो रहा है ना। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास है, टूल्स हमारे पास है, हम कर सकते हैं। अगर डिजीज्ड जीन को, हम डिफेक्टिव जीन को ठीक कर सकते हैं, तो कैंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा? एनी रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि सर उसमें दोनों जीन तो ये अपना सेल में ही होता है ना, कैंसर काजिंग और कैंसर को इनहिबिट करने वाला, कैंसर को रोकने वाला और कैंसर को करने वाला, दोनों टाइप का जीन हम लोग के शरीर सेल में रहता है। ऐसा है? कौन सा सेल कैंसर कॉसिंग सेल है? सेल नहीं, जीन, कौन सा जीन कैंसर कॉसिंग जीन है? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन तो प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है, जब डिफेक्टिव होता है उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। लेकिन डिफेक्टिव तो है ना, हम उस डिफेक्टिव को तो ठीक कर सकते हैं ना। अगर ठीक कर देंगे तो फिर से ऑन्कोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं बन जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हम गलत नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। तो हम अगर सर जीन के लेवल पे होगा तब लोग। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग किस लेवल पे होता है? जीन के लेवल? सर वो कैंसर सिर्फ सर जीन के कारण ही थोड़ी होता है। हाँ, तो किस कारण से होता है? और भी कैंसर जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है ना। कई सारे जो जीन्स हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो म्यूटेट हो जाता है, जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो म्यूटेट हो जाता है ना। ये सब जीन्स में ही है ना। तो जीन्स में वेरिएशन हो रहा है तभी कैंसर हो रहा है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कहो, ऑब्जेक्शन, हाथ उठाओ कि हल्ला बोलो, ये गलत बोल रहे हैं, हम इनको वोट नहीं देंगे। हम सही बोल रहे हैं। हाथ उठाया किसने? हल्ला बोल दिया किसी ने? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताओ। आप लोग भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, है ना, मैच्योर्ड हो, पढ़ चुके हो डिजीज चैप्टर, है ना। चलो, निकिता कुमार सिंह बताइए तो, कुमारी सिंह सॉरी बताइए तो, क्या आप हम गलत कह रहे हैं इस चीज में? नहीं कह रहे हैं। तो ये हम कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। ठीक है, चलो, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। चलो हम इसको मिटा देते हैं, बहुत कचड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम एक ही चीज से हम ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत कचड़ा हो गया। All right, so now next point, European Federation of Biotechnology EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern biotechnology. So traditional method of biotechnology और modern method of biotechnology दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो यूरोपियन फेडरेशन है, ठीक है, उसने एक डेफिनेशन निकाला, एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? तो नीचे ये स्टेटमेंट है। ये एक बार में अगर समझ में आ जाए तो हम आपको चॉकलेट खिलाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान देना जरूरी है इस डेफिनेशन में। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। इंटीग्रेशन क्या है?
कॉम्बिनेशन, मिलाना। इंटीग्रेशन उसी को कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन यानी सेपरेशन और इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, ठीक है। सो द इंटीग्रेट करना यानी जोड़ना होता है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for product and services, ठीक है। हम किसी ऑर्गेनिजम्स को, किसी सेल्स को, ठीक है, नेचुरल साइंस के साथ जोड़कर हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने बेनिफिट के लिए उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो क्या है, वो बायो। नहीं सर, थोड़ा वहाँ पे साफ सफाई करवाना है सर, बोले हुए हैं साफ सफाई हो जाएगा तो टेबल टेबल लगा के, हाँ सर वहीं पे होगा। जी सर, हाँ स्पेस, हाँ नहीं सर, ऑनलाइन क्लास है सर। चलो हो गया, आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे क्या दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। सो अगर हम कोई चीज डीएनए और आरएनए के लेवल पे अगर चेंज करते हैं, आरएनए के लेवल पे अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा, ठीक है। हम इस जीन को अल्टर करेंगे, जेनेटिक यानी जीन, जेनेटिक डील्स विथ जीन, ठीक है। और जीन कहाँ है, जीन है हमारे डीएनए में, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जीन, है ना। a group of या a set of nucleotide, some set of nucleotide is called gene। तो ये जो जीन है हमारा, ये जो जीन है हमारा, ये इसको स्टडी करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ऑल राइट, to introduce these into host organism and thus change the phenotype of host organism। for example, अगर मान लीजिए कि हमने अभी देख लिया, ऑलरेडी हमें पता है कि इंसुलिन एक पर्सन में, लास्ट क्लास में हमने देखा था, आप लास्ट क्लास अटेंड किए थे, नहीं किए थे, इसीलिए आपको नहीं पता है। ए एक पर्सन है इंसुलिन, जिसमें बहुत अच्छे से नॉर्मली फंक्शन हो रहा है, ठीक है, वो डायबिटीज उसको नहीं है क्योंकि उसमें इंसुलिन नॉर्मल लेवल पे है। दूसरा एक पर्सन है, पर्सन बी, क्या है, पर्सन बी। ये जो हमारा पर्सन बी है, इसमें इंसुलिन नहीं फॉर्म हो रहा है, पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये हाइपर ग्लाइसीमिक पेशेंट कहलाएगा, इसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और पैंक्रियास क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक है इसमें ही गड़बड़ है। जो भी फिजियोलॉजी होता है वो भी तो जीन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस पर्सन के, पर्सन बी, या मान लीजिए यहाँ पे है रमेश, ये है रमेश और ये है सुरेश, रमेश और सुरेश, ठीक है, रमेश और सुरेश। ए है रमेश, रमेश में रमेश और सुरेश दो चीज है, रमेश बहुत चतुर है, सुरेश बहुत ही ढीला है। रमेश यूज करता है खाता बुक और यूज करता है अभी भी वही खाता, ठीक है। तो इसीलिए रमेश अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहा है और सुरेश अभी भी लगा हुआ है, दुकान अभी भी चल रहा है। एनीवेज, तो अभी ये बहुत प्रचार फेमस था। ऐसे ही हमारे जो रमेश है, इसके पास इंसुलिन बहुत बढ़िया है, ये नॉर्मल है, हेल्दी इंसान है, इसमें शुगर नहीं है इसको। लेकिन जो सुरेश है, इसको शुगर है। क्यों शुगर है, क्योंकि इसके जीन में गड़बड़ी है, क्योंकि इसका पैंक्रिया क्या नहीं कर रहा है, इंसुलिन इनफ अमाउंट में सेक्रेट नहीं कर रहा है। तो अब सुरेश को ठीक करना है, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर क्या कहेगा, इंसुलिन लिख देगा। और आइसोलेट करके उसको मेडिसिन
गया था गलती से। ठीक है, बोल रहे थे कि हमारा नेटवर्क बहुत खराब है। ठीक है, हमारा नहीं, बेगूसराय का इलेक्शन में भी हो सकता है फर्स्ट डे है तो झामर उमर लगा होगा, इसलिए नेटवर्क जो है वो, क्योंकि बगल में ही पोलिंग बूथ होता है, यहाँ पे ऑपोजिट में ही है ना पोलिंग बूथ, ऑपोजिट में ही हमारे यहाँ स्कूल के ऑपोजिट में ही पोलिंग बूथ है, तो इसलिए में भी हो सकता है कि जामर के वजह से या नेटवर्क के फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए नेटवर्क सुबह से बहुत ज्यादा खराब है, तो इसीलिए बीच बीच में कट जा रहा है, वो लैग हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग प्लीज इसको कोऑपरेट करें हमारे साथ। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे सुरेश और रमेश का कहानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले क्या करेंगे, उसको बनाएंगे इंसुलिन को, और बनाकर फिर हम सुरेश को देंगे, यानी मेडिकल वाले को, मेडिकल वाला डॉक्टर पेशेंट को देगा, और पेशेंट क्या करेगा, उस इंसुलिन को रोज अपने हैंड पर घुसाएगा, एसी में रखेगा पहले मेडिसिन को, पिलाकर रोज घुसाएगा, और क्या होगा, उसका धीरे धीरे उसका ग्लाइसीमिक कंडीशन से वो दूर हटता जाएगा। अभी यंग है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, 28 साल का है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस उम्र में शुगर जेनेटिक एरर है, डेंजरस है। ठीक है, शरीर गल जाएगा, पसीना पसीना बहुत, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, खतरनाक खतरनाक तरह का, हर आधे घंटे पे आपको सुसु जाना पड़ेगा, है ना, बार बार ये बॉटल अब तक खाली हो गया होता, दूसरा बॉटल चल रहा होता। वेट लॉस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एनीवेज, तो ये अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होता, तो क्या ये इंसुलिन बन पाता, नहीं बन पाता। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से ही ये इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पे हो पाया है। ठीक है, और हम लोग ठीक कर पाए हैं, राइट। दूसरी चीज, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccines, enzymes, etc. यानी हम स्टेरिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, स्टेरिलिटी को मेंटेन करना, हम स्पेसिफिक हो रहे हैं कि हमें यही चाहिए। पहले के जमाने में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, तो अनवांटेड ग्रोथ बहुत सारे होते थे, अनवांटेड चीजें ग्रो करने लगती थी। ठीक है, हम लोग मॉडिफाई किए, प्लांट को दोनों को जोड़े, ठीक है, नया प्लांट को हम फॉर्म किए, लेकिन देखे कि हम अनवांटेड चीज उसमें, उसके साथ साथ और भी कई सारे अनवांटेड जीन्स भी एक्टिवेट हो रखे हैं। तो ये सब चीजों से हम बच सकते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से, या फिर हमारा दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के मदद से। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे लिख लीजिए। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कंटामिनेशन फ्री, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री। क्या होता है, स्टेराइल का मतलब होता है कंटामिनेशन से रहित, तो इसको हम कहते हैं स्टेराइल, स्टेराइल एनवायरनमेंट। जैसे आईसीयू वगैरह में जाइएगा तो पूरा स्टेराइल रहता है, उसमें आपको चप्पल अपना पहन कर देने जाने नहीं देगा, वहां पे चप्पल रखा रहता है, उसको पहनकर, उसका कपड़ा पहनकर जाना पड़ता है अंदर, मास्क वास्क लगा के, क्योंकि पूरा स्टेराइल एनवायरनमेंट है, और आपका बॉडी में पता नहीं कितना कीटाणु होगा। जो बड़े बड़े हाईली स्टेराइल एरियाज होते हैं, वहां पे हर जगह पे आपको पूरा बॉडी को क्या किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, तब लैबोरेटरीज के अंदर घुसते हैं। 10 जगह गेट रहता है, और हर गेट पे आप स्टेराइल होते हैं, खुद को स्टेराइल करते हैं, तब जाकर वो लैब में एंटर करते हैं। एक हैदराबाद में या कहीं ऐसा एक बहुत ही बड़ा लेबोरेटरी है जहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये स्टेराइल का मतलब क्या होता है, गेटिंग रिड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर में, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, यानी इसको हम कहते हैं गेटिंग रिड ऑफ माइक्रोब्स, गेटिंग रिड ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब से छुटकारा। यानी ये कैसे हो सकता है, तो पहली चीज, अगर लोकली हम इस एरिया को स्टेराइल करना है, क्या करेंगे, हम एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, माइक्रोब्स को मिटाने का ही काम कर रहा है, तो ये भी एक स्टेरिलाइजेशन का ही प्रोसेस है, हम अपने हाथ को स्टेरिलाइज कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन तो कह रहे हैं, सैनिटाइजेशन जो है वो मेडिकल टर्म नहीं है, सैनिटाइजेशन जो कहता है, यानी क्या कहते हैं इसको, स्वच्छता के लिए, नॉर्मल जनरल इंग्लिश है सैनिटाइजेशन, लेकिन स्टेरिलाइजेशन इज द मेडिकल टर्म, स्टेरिलाइजेशन इज द बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म। हम अपने हाथ को स्टेरिलाइज कर रहे हैं,
अपने हाथ को माइक्रोब से गेटिंग रिड ऑफ माइक्रोब्स, वी आर गेटिंग रिड ऑफ माइक्रोब्स, उसको हम कहेंगे स्टेरिलाइजेशन। समझ में आया सबको? सो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है स्टेराइल, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है स्टेराइल। स्टेराइल यानी माइक्रोबियल फ्री, कंटामिनेशन फ्री, यानी वहां पे कोई माइक्रोब्स ना हो, ऐसा एक एम्बियंस, एम्बियंस मतलब वातावरण। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। अगर मान लीजिए कि हम किसी माइक्रोब को हम कल्चर प्लेट में डाले, हमने क्या किया, हमने एक कल्चर प्लेट लिया और इस कल्चर प्लेट में क्या किया, कलर दूसरा नहीं चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है। हमने क्या किया, ओके हो गया भाई, जाओ। हाँ, हमने क्या किया, इस कल्चर प्लेट में हमने एक माइक्रोब को ऐसे इस तरह से स्प्रेड कर दिया, ठीक है, माइक्रोब ग्रो होने लगा, और हम ऐसे जगह पे रख दिए जगह हम अपने घर के ड्राइंग रूम में रख दिए। क्या होगा, ड्राइंग रूम में अनगिनत कीटाणु है, वो कीटाणु जाकर इस पे बैठ जाएंगे, उनको तो भोजन मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, उनको तो तरह तरह का खान पान मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो भी ग्रो करने लगेंगे, साथ साथ क्या करने लगेंगे, वो भी ग्रो करने लगेंगे। और इसी को हम कहते हैं कंटामिनेशन, इसी को कहते हैं कंटामिनेशन। हमने ये टर्म का नाम जो है फूड कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, जिसके वजह से टाइफाइड डायरिया होता है, ये हमने सुना होगा। कंटामिनेशन यानी माइक्रोब्स उसमें आ चुके हैं, वो गंदा हो गया है, इसको कहते हैं कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन से माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री यानी माइक्रोबियल इन्फेक्शन फ्री, यानी उसी को कहते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट। उसी को क्या कहते हैं, स्टेराइल एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है अच्छे से? हैं? ओके, चलिए। तो आप सबको समझ में आया यहाँ पे? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपना वोट मुझे फिर से दे दे, ठीक है, वोटिंग कर दीजिए जल्दी से, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो। अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। ओके, चलिए, सब लोगों ने अपना वोट मुझे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बार बार ऐसा कर रहा है, क्रॉस करके टिक कर रहा है, क्रॉस करके, प्रियांशु, चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कंटामिनेशन, इसी कंटामिनेशन को हम क्या करेंगे, इसी कंटामिनेशन को हम रोक देंगे, इसी कंटामिनेशन को हम रोक देंगे। कैसे? हम उस एनवायरनमेंट को स्टेराइल कर देंगे, उस एनवायरनमेंट को क्या कर देंगे, उस एनवायरनमेंट को स्टेराइल कर देंगे, ठीक, से डाल के इसको हम हटा देंगे, कंटामिनेशन फ्री ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेराइल ग्रोथ यहाँ पे करेंगे, एम्बियंस वैसा ही बनाएंगे। इन केमिकल इंजीनियर प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, हम सिर्फ जो माइक्रोब हमें चाहिए, ये लाल वाला हम उसी को ग्रो कराएंगे, ये ग्रीन वाला को ग्रो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो सिर्फ ग्रीन वाला ग्रो कर गया, जो चाहिए वो खत्म हो गया है ना। तो हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। खत्म हो जावे नहीं, चलो। तो सो यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस लाइक प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम। सोचो हम एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं, और एंटीबायोटिक कौन सा बनाना चाहते हैं, एम्पिसिलिन बनाना चाहते हैं, या हो सकता है टेट्रासाइक्लिन बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कि हम अजिथ्रोमाइसिन बनाना चाहते हैं। अजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है कि नहीं है? सिप्रोफ्लोक्सेसिन एक एंटीबायोटिक है कि नहीं है? अमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है कि नहीं है? तो हम चाहते हैं कि अमोक्सिसिलिन बने, ताकि मुझे टॉन्सिलाइटिस है, थोड़ा टॉन्सिलाइटिस से राहत दे अमोक्सिसिलिन, ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अमोक्सिसिलिन बनाएं। चले अमोक्सिसिलिन बनाए, और साथ साथ हम दूसरा कोई कीटाणु रोग लेकर आ गए, उस एंटीबायोटिक, हम ऐसा एंटीबायोटिक बनाए हैं जिसमें क्या है, जिसमें 4-5 और रोग एक्स्ट्रा है। टॉन्सिलाइटिस ठीक करते करते मुझे जॉन्डिस भी हो जाएगा, है ना। टॉन्सिलाइटिस ठीक करते करते मुझे क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो ये चीजें ना हो और हम प्योर और सही प्रोडक्ट हम बनाएं, इसी के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वैक्सीन अच्छा हो, अच्छा एंजाइम्स बने, ठीक है। हम एंडो न्यूक्लियस बना रहे हैं, पता चला कि वहां पे लाइगेस भी बन गया, ठीक है, कट करने चले वहां पे जोड़ कर चला आया। तो इसीलिए एंजाइम्स भी सही बनाए, वैक्सीन और
बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट्स बने वो सही बने, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये दो चीज है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये दो चीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। गर्मी है कि ठंडा है मौसम? मौसम नॉर्मल है, लेकिन सुबह में ठंडा लग रहा है, शाम में ठंड लग रहा है ना, शीत 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 गिर रहा है। शीत, शीत किसको कहते हैं इंग्लिश में बताओ तो? फॉग, आर यू श्योर? कोहरा किसको कहते हैं? तो शीत किसको कहते हैं? शीत भोजपुरी है क्या? ठेठी भोजपुरी? मुझे नहीं लगता। शीत जो होता है ड्यू को बोलते हैं। अच्छा, ड्यू। रुचिका गुप्ता इंग्लिश जानती हैं हमसे ज्यादा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए, वेरी गुड, तालियां तालियां। एनीवेज लेट्स मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है? मूव ऑन करना सही होता है कि नहीं होता है? मूव ऑन करना बहुत सही होता है, सही चीज होता है मूव ऑन करना, मूव ऑन कर लेना चाहिए। Let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. अब concept कैसे develop हुआ genetic engineering से, ये सब हमने general information देखा कि क्यों important है, ठीक है? You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunities for variation and formulation of unique combination of genetic setups, some of which may be beneficial to the organism as well as population. Asexual reproduction preserves the genetic information, while sexual reproduction permits variation. Traditional hybridization procedure used in plants and animal breeding very often lead to inclusions and multiplications of undesirable genes along with the desirable genes. The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and genetic transfer, overcome limitations and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. Very, very important paragraph. सही बोली, वेरी गुड। रुचिका गुप्ता बोल रहे मूव ऑन करना सही होता है, कर लीजिए। हम मूव ऑन करके एक पैराग्राफ खत्म भी कर दिए हैं। कौन? रुचिका गुप्ता? क्यों? कुछ गलत शब्द बोल दिए क्या? नहीं तो, हम तो कुछ नहीं बोले, फिर क्यों छोड़ती? नहीं है ना? एनीवेज, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, साथ ही साथ ब्रीडिंग टेक्निक का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है, ठीक है? और इसके साथ साथ अनडिजायरेबल ग्रोथ का भी बात कर रहा है, अनडिजायरेबल जेनेटिक ग्रोथ की बात कर रहा है। कहने की कोशिश कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया है पहले इस पैराग्राफ में, क्या किया है? उसको एक्सप्लेन किया है। क्या बोला है? ये बोला है कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? वेरिएशन होता है। फादर का जीन आता है, मदर का जीन आता है, मिक्सचर होता है और वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, यानी सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। सिमिलर टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, क्लोन एक तरह का होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, हाँ या ना? एसेक्सुअल हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ाया था ना, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल के बारे में बताया था ना मैंने, है ना? कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फिशन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन है, रीजनरेशन, ठीक है? रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो ये जितने भी चीज है सब जेनेटिक वेरिएशन नहीं करता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं करता, क्लोन एक तरह का क्लोन करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है? वेरिएशन आता है।
पुराने जमाने में क्या करते हैं कि मुझे ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए, ब्रीडिंग कहते हैं जिसको, ठीक है, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से लाकर ब्रीड करा दिए, ब्रीडिंग टेक्निक कहते थे। यानी यहाँ पे क्या दिया है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, हाइब्रिड फॉर्मेशन। जो टमाटर आप लोगों को मिल रहा है, अगर ये टमाटर गोल है, इस तरह से टमाटर अगर है, ठीक है, गोल वाला, ठीक है, तो ये कौन सा टमाटर है, ये देसी टमाटर है। लेकिन अगर वही टमाटर लंबा आने लगे, इस तरह से टमाटर आने लगे, ये टमाटर क्या हो गया जाएगा, ये हो जाएगा हाइब्रिड टमाटर। इसमें क्या होता है, इसमें बीज नहीं होता है, सीडलेस होता है, और ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। क्यों अच्छा होता है, सीड नहीं होता है, और सीड का कवर गलता नहीं है, ब्रेक कर सके। जैसे बाल कभी ब्रेक नहीं हो सकता है, वैसे हमारे सीड्स कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि सीड कोट ऐसा है ना, तो सीड कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अब अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा और अगर सुबह में निकल जा रहा है, तब तो ठीक है, अब आप सुरक्षित हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम परफेक्ट है, उसको एक्सक्रीट कर दे रहा। बट वहीं अगर वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, क्या हो सकता है, पथरी हो सकता है, स्टोन हो सकता है। तो फार्मर ने क्या वो सोचा, स्टोन से यानी सीड से पथरी होगा, हम सीडलेस बना देंगे, तो सीडलेस बना दिया। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसको कहते हैं, सीडलेस फ्रूट्स को कहते हैं। एक आता है, एक केमिकल आता है जिसको हम स्प्रे कर देते हैं, सीडलेस प्रोडक्शन होते हैं वहां पे, है ना, क्या होते हैं, सीडलेस प्रोडक्शन होते हैं। पपीता में सीडलेस आ रहा है, बहुत कम रहता था, जो देसी रहता है उसमें भर ओ भर के रहता है। तो हम देसी नहीं खा रहे हैं, हम हाइब्रिड खा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा टेक्निक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है। देसी पपीता की वजह से ऊपर वाला ही खत्म हो, सूख जाता है, नीचे वाला सही रहता है, ऊपर वाला जो होता है वही सूख जाता है। ओके, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर होता है, वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में इस्तेमाल किया गया। जैसे हमारे जो भी गाय है, ठीक है, जर्सी, जर्सी क्या है, हाइब्रिड है जर्सी एक तरह का, यानी बहुत ज्यादा दूध करता है जर्सी, और देसी बहुत कम करता, पतला पतला दूध करता है। जर्सी थोड़ा गाढ़ा भी करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है। हमें दूध में क्या चाहिए, हमें दूध में चाहिए न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, हमें दूध में क्या चाहिए, हमें दूध में चाहिए न्यूट्रिशनल वैल्यू, और वो देसी से पूर्ति नहीं हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए और ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें मिले, तो हम उसको हाइब्रिड बना दिए, जिसमें ऐसा गाय को लिए जिसमें न्यूट्रिशन, जिसके दूध में न्यूट्रिशन ज्यादा हो, उसको हमने क्या कर दिया, हाइब्रिड बना लिया, उसका जीन निकाल लिया और होस्ट में डाल के हम हाइब्रिड बना लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एनिमल ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग भी होता है और एनिमल ब्रीडिंग भी होता है, जिसमें पहले जब ब्रीडिंग होता था, ब्रीडिंग टेक्निक जब होता था, तो उसमें अनडिजायरेबल चीजें भी उग जाती थी, जैसे मैंने इसके पहले बताया आपको, वहां पे मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, ठीक है, स्टेराइल नहीं भी होता तो भी हम जब जेनेटिक, जब पहले ब्रीडिंग हुआ करता था, मान लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वहां पे डेवलप नहीं था ट्रेडिशंस में, पहले मतलब बहुत पहले पुराने जमाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप नहीं था, तो कोई भी प्लांट को उठा के ऐसे ही क्या करते थे, प्लांट उठाया, इसमें देखा अच्छा इसमें फ्लावर अच्छा काम कर रहा है, उसमें रोग है नहीं है, उसमें कौन सा एक्स्ट्रा एडिशनल डिफेक्टिव जीन है, सब कोई स्टडी नहीं कर रहा है, उसको उठाया, उसका जो पॉलन है स्प्रेड करके बांध दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया, ठीक है, ब्रीडिंग करा दिया, नया प्लांट बना, उसका जो फ्रूट या सीड बना, नया प्लांट बना, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग करा दिया, लेकिन उसको हमने ये नहीं देखा, जेनेटिक लेवल पर स्टडी नहीं किया कि इसमें कोई जीन डिफेक्टिव तो नहीं है, तो अनडिजायरेबल जीन्स भी उगाए, है ना, अनडिजायरेबल जीन्स भी आ गए वहां पे, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स दिखाने लगे। इस चीज को हम जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दे रहा है कि द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी
हमने कंबाइन किया डीएनए को, ठीक है, होस्ट और हमने कुछ और डीएनए को कंबाइन, रिकॉम्बिनेंट यानी कंबाइंड डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जेनेटिक क्लोनिंग करना, जीन ट्रांसफर करना, एक जीन से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांस टारगेट हम मेरा लेफ्ट आंख फड़क रहा है, सही अच्छा होता है कि बुरा होता है? मर्दों के लिए लेफ्ट अच्छा होता है? कोई हमें बताया तो यहाँ पे, सब यहाँ पे ज्योतिष जो जो टोटड़म करने वाले लोग, सब साइंटिफिक लोग हैं, है ना, हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ये सब पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई, ये सब होता है ऐसा। साइंस पढ़ लिया तो क्या हो गया, सबसे बातें भरोसा नहीं करोगे? करोगे, करना चाहिए, ठीक है। हम करते हैं, लेकिन हर चीज पढ़ने का पहले उसके बारे में कुछ पता लगाते, जो नहीं पता लगता तो अपना दिमाग लगाते हैं। चलो इसमें से मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू गाइज, ठीक है, अगर आप लोगों का परमिशन हो या ना हो, हम करेंगे शेयर। ठीक है, क्या हुआ कि हमारा जो आंख है, लेफ्ट आंख जैसे अभी फड़क रहा है, ऐसे ही कोयम्बतूर में थे उस वक्त, और हमारे चाचा को हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ब्लड में वो ज्यादा हो गया था, तो ब्लड थिकनिंग हो गया था, जिसके वजह से उनको एमआई यानी आर्टरी ब्लॉकेज, ठीक, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया था, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज माइल्ड हुआ था, तो माइल्ड अटैक उनको आया था, हार्ट अटैक, माइल्ड हार्ट अटैक, माइल्ड अटैक आया था, तो माइल्ड हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक है, हमारा ये जो लेफ्ट आंख है ये बार बार फड़ 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 फड़क रहा था, ऐसे इस तरह से फड़क रहा था। डॉक्टर के पास गए, ठीक है, जैसे चाचा को विजिट करने के लिए गए, देखने गए, तो वहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर से पूछे, क्योंकि उस वक्त हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, ठीक है, हम एक इंस्पायर प्रोग्राम था साइंस का, 5 दिन का प्रोग्राम होता, उसमें हम ही होस्ट थे और हम ही सारा देख रेख करते थे, तो छुट्टी नहीं था, लेकिन फिर भी हम गए, डॉक्टर के शाम को खत्म हुआ, गए प्रोग्राम खत्म करके हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब ये मेरा आंख पिछले 2 सप्ताह से फड़क रहा है, क्या कारण है, मुझे डर लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर था मतलब बेवकूफ, पढ़ा लिखा था नहीं, बोला कि काम करिए एक्सरे करा लीजिए। बोला कि इसके लिए क्यों एक्सरे कराएंगे? तो चलिए एक्सरे नहीं कराएंगे तो एक्सरे अगर नहीं होता है तो एमआरआई स्कैन कराना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मैंने कहा ठीक है। हमारे पिताजी का जो एचओडी है, ईएनटी के एचओडी हैं, हमारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके पास गए, बोले कि अंकल देखिए ना ऐसा हो रहा है, तो बोले कि कुछ नहीं होता है, न्यूरॉन फायरिंग होता है। क्या होता है? न्यूरॉन फायरिंग होता है। वो बताया न्यूरॉन फायरिंग होता है, अब हम कैसे मान ले भाई न्यूरॉन फायरिंग होता है, लेकिन जब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़िएगा तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन होता है उस वक्त अगर कुछ न्यूरॉन्स टकराने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टकराता है, इस तरह के फायरिंग हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, है ना? बिल्कुल, जहां जहां न्यूरॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, जहां जहां न्यूरॉन्स जा रहे हैं वहां वहां हो सकता है, कहीं भी ये हो सकता है, सिर्फ आंखों में नहीं, क्योंकि आंखों का जो मूवमेंट है, मसल मूवमेंट है, बहुत ज्यादा होता है, कंटिन्यूस होता है, तो हमें ऑफन हमें आंखों में ये फड़कन फड़कन या जो भी कहें, एक बार बताए थे, अच्छा ठीक है, तो फड़कन होता है, ठीक है, लेकिन पैर में भी होता है, हाथ में भी होता है भाई, कान पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ऐसे जगहों पर होता है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो न्यूरॉन फायरिंग कहलाता है। चलिए, तो अभी जीन क्लोनिंग के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके।
ऑलराइट, समझ में आ गया था आप लोगों को? ये न्यूरॉन फायरिंग अभी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, तो साइंस जो है वो ओरिजिनल है, लेकिन अंधविश्वास एक अपने जगह गलत है। अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। हम जो ट्रेडिशन हम मना रहे हैं, जैसे दीपावली मना रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, ये ट्रेडिशन है, लेकिन ये गलत नहीं है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है। हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। टॉक्सिसिटी जो हमारे बॉडी में इतना दिन से भरा पड़ा है, रोज खा कर वो टॉक्सिसिटी कम होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। बॉडी अपने आप को फिर से क्या करता है, बूस्ट करता है, तैयार करता है, फ्रेशन अप होता है। तो फास्टिंग एक ट्रेडिशन नहीं है, एक इसमें भी एक साइंस है, ठीक है। इसको हम भरोसा करेंगे, इस पे हम भरोसा करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ये ये बुरा नजर है, इसका शक्ल देख लिए दिन खराब हो गया, ये सब गलत बात है। हर इंसान का शक्ल भगवान ने बनाया, ठीक है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। एक नेगेटिव इंसान को अगर सुबह सुबह देख लीजिए, नेगेटिव इंसान को, आपका दिन खराब होगा, ऑफ परफेक्टली खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि वो इंसान नेगेटिव इंसान है, उसके आस पड़ोस में नेगेटिव वाइब बहुत ज्यादा है। तो वो नेगेटिविटी आपके पास अगर आ गई तो आपका भी दिन खराब हो जाएगा। उसका शक्ल नहीं, उसका जो वाइब है वो खराब है, उसका जो ऑरा है वो खराब है, नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। वो उसके साथ हम रहेंगे तो हमारा जीवन खराब होगा ही होगा। एक पॉजिटिव इंसान से सुबह मिलिए, आपका पूरा दिन लगेगा, पूरा दिन आप एनर्जेटिक है, एकदम पॉजिटिव है। तो ये होता है, शक्ल खराब नहीं है, उसका एक्शन खराब है, उसका एनर्जी खराब है, ठीक है। ये साइंस, अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। तो साइंस पे भरोसा करना चाहिए। ट्रेडिशन और जो साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशन अलग है साइंस अलग है। लोगों का कुछ लोग अंधविश्वास कर देते, बना देते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि जो पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, हम लोग आते हैं चैप्टर पे आएंगे, डोंट वरी, हम भटक गए। जो हमारे पुराने जमाने के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, विद्वान थे। वो उतना ज्ञान हमारे पास नहीं था, ठीक है। और वो समझाते, वो सारा ज्ञान देते, तो हमें शायद समझ में नहीं आता, इसीलिए कुछ कुछ डाल कर चले गए कि ये गलत है, ये सही है, गलत है, बस उतना ही हमें नॉलेज है, हम उतना ही जानते हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है। और धीरे धीरे साइंस उसको खोल रहा है, रहस्य को, है ना। एनीवेज, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डिटॉक्सिफाई होता है, फिर से एनर्जाइज्ड होता है फास्टिंग के वक्त। तो हमारे एनर्जी फिर से स्टोरेज का बहुत सारी चीजें होती है जो कि सही होता है हमारे बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए फास्ट होना चाहिए, रखना चाहिए, वीक में एक दिन फास्ट होना चाहिए आप लोगों को। आप मत रखिएगा, ऑलरेडी टन आ गए हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो यहाँ पे एक टर्म है, क्या टर्म है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग, इसका मतलब क्या है? जीन ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। सारे टर्म्स को हम लोग चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जो लोग थे, पहले के लोग हमसे बार बार बायोलॉजी से हम गए तो हमसे कुछ ऐसे सवाल करते थे कि भूत वूत होता है, मानते हैं? इसमें बायोलॉजी कहाँ से आ गया? लेकिन हाँ, पूछते थे ऐसे लोग हमसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें नॉलेज होगा इसके बारे में। मुझे कहा भूत होता है? हमसे पूछा किसी ने, भूत होता है, भगवान को मानते हो? उनका बिल्कुल मानते हैं। भूत होता है? बिल्कुल होता है। हम डरते हैं भूत से भाई, रात में 12 बजे उठ के अकेले नहीं जाते घर से बाहर, बिल्कुल डरते हैं, अंधेरे में जाने से डरते हैं, क्योंकि भूत होता है। यस, होता है। हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, महसूस किया है। होता है भाई, हम डरते हैं भाई। चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर, ये तीन चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। जीन आपको पता है, डीएनए आपको पता है क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है। उसके पहले के रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़े, गर्मी लग रही है ना, उसके पहले कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट पढ़े, हमें पढ़ना है कि एक प्लास्मिड क्या होता है, ठीक है, वेक्टर क्या होता है। ये सब जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। थोड़ा बहुत हम वेक्टर के बारे में एग्जांपल्स के साथ बता देते हैं। अगले क्लास में हम तीनों टर्म्स के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्लास में, आगे बहुत जल्दी भागेगा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है,
ठीक है, तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन आगे बहुत इजी, जल्दी भाग जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, ये चैप्टर जल्दी खत्म होगा। इस महीने के अंदर पूरा बायोटेक्नोलॉजी का दोनों यूनिट खत्म हो जाएगा। नवंबर लास्ट तक बायोटेक्नोलॉजी का दोनों यूनिट हम खत्म, दोनों चैप्टर खत्म कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट द टाइम, हमने जो टाइम बोला है उस टाइम तक खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, बस फंडामेंटल समझना जरूरी है। फंडामेंटल एक बार समझ गए, ठीक है, उसका बेसिक समझ गए, उसके बाद तो हरा के आप निकल जाओगे चैप्टर में। तो वेक्टर किसको कहते हैं, अंडरस्टैंड वेक्टर। अब मुंबई से मुझे कुछ सामान लेकर दिल्ली शिफ्ट करना है, बेगूसराय से कुछ सामान लेकर मुझे पटना शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे पटना अब रहना है, हम पटना जा रहे हैं बेगूसराय छोड़कर। हम अपने पूरे सामान को या खुद को पटना जब शिफ्ट करेंगे, पटना मेरे लिए होस्ट है, बेगूसराय हमारे लिए क्या है, पेरेंट है, और पटना हमारे लिए क्या है, होस्ट है। हम अपने पेरेंट से हम होस्ट में जाएंगे, तो जाने के लिए मुझे बीच में बहुत सारा जगह है, बहुत सारे तूफान आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, हम उनको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? सामान को तो सर पे ढोकर हम ले नहीं जाएंगे, कैसे हम ट्रांसफर करेंगे? तो गाड़ी पर ला देंगे सारा सामान को और उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गाड़ी चाहिए। वेक्टर गाड़ी को कहते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर हम गाड़ी को कहते हैं, जो कैरियर होता है हम उसको वेक्टर कहते हैं। नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो इन योर डिजीज चैप्टर। आपने डिजीज चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा मस्किटो इज अ वेक्टर, मस्किटो इज अ वेक्टर, मस्किटो इज अ कैरियर, मस्किटो इज अ कैरियर। कैरियर और वेक्टर दोनों एक ही हैं। रैट इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है कि कैरियर है, कैरियर है। कुत्ता डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है कि कैरियर है, कैरियर है। रैबिस, फेलाग्रा, ये सब का है ना। फ्लाइज क्या है, कैरियर है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कैरियर है। यानी एक डिजीज्ड पर्सन से वो इन्फेक्शन को वो ले रहा है और हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफर कर रहा है, बीच में वो व्हीकल का काम कर रहा है, गाड़ी का काम कर रहा है, उसको हम कैरियर कहेंगे। जेनेटिक के फील्ड में, जेनेटिक के सब्जेक्ट में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में हम उस कैरियर को, उस ट्रांसपोर्टर को हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको वेक्टर कहेंगे। डॉग कैरियर कैसे हुआ, डॉग कौन सा डिजीज कॉज करता है, रैबिस, कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, रैबिस वायरस के कारण। किससे होता है वो रैबिस वायरस, कुत्ते से होता है तो किससे होता है, भगवान, डॉग से ही हुआ। ठीक है, रैबिस एक वायरस है, तो अगर हम पैथोजन कहेंगे, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, हम कुत्ते को कहेंगे, हम उस वायरस को कहेंगे। वायरस इज द पैथोजन which causes that disease. Who is carrying the disease, dog. So dog will be the carrier. Plasmodium is the disease causing agent. डिजीज जो कॉज कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, बट ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, कैरी कौन कर रहा है, मस्कीटो। सो मस्कीटो वो डिजीज कॉजिंग नहीं है, लेकिन वो मस्कीटो कैरियर है उस डिजीज का, इन्फेक्शन का। ठीक है, तो इसीलिए डॉग यहाँ पे क्या हुआ, डॉग यहाँ पे कैरियर हुआ। डॉग खाने वाला, टाइफॉइड मेरी कैरियर है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कैरियर है। टाइफॉइड मेरी कैरियर है ना, टाइफॉइड का है ना, सैल्मोनेला टाइफी का कैरियर है। डॉग कैरियर होता है भाई, डॉग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप मान लीजिए। चाइना वाला सब खाता है। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर हम किसको कहेंगे, वेक्टर हम कहेंगे कैरियर को। वेक्टर हम किसको कहेंगे, कैरियर को, जो ट्रांसपोर्ट करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में हम उसको वेक्टर कहते हैं। हम, मुझे सामान ले जाना है, हम किस पे ले जाएंगे, गाड़ी में ले जाएंगे, कार बुक कर लेंगे, या फिर बहुत ज्यादा सामान हो गया तो ट्रक बुक कर लेंगे, गुड्स कैरियर।
ठीक है, ट्रक बुक कर लेंगे। ट्रक क्या है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ट्रक होता है, उसको हम कहते हैं प्लास्मिड। उसको क्या कहेंगे, प्लास्मिड। ठीक है, क्या कहेंगे, प्लास्मिड। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में ट्रक है, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैरी कर रहा है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। सो प्लास्मिड क्या है यहाँ पे, ट्रक है। ये फंडामेंटल है, समझ में आया सबको, दोनों को, तीनों को, सबको यहाँ पे समझ में आ गया सबको। ये कुछ टर्म्स प्लास्मिड के बारे में मैंने बताया, वेक्टर के बारे में मैंने बताया। प्लास्मिड क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है। कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, इसमें कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, ये सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आ गया जो भी मैंने बताया यहाँ पे, क्लियरली समझ में आ गया तो मुझे वोट करोगे, अपना मतदान मुझे अपना मत मुझे सौंपे। ठीक है, तो जल्दी से मतदान कर दीजिए, मुझे दिख जाए यहाँ पे सबका हरा हरा मतदान दिख रहा है, यानी सब खुश हैं। किसी का लाल नहीं दिख रहा है, लाल दिख गया मुझे, लेकिन प्रियांशु, अरे प्रियांशु, अरे प्रियांशु, हाँ क्या कर रहे हो यार आप, हैं? समझ में नहीं आया, मुंबई इंडियंस के फैन, मुंबई इंडियंस तो टॉप में है। हम इस बार चाहते हैं कि दिल्ली जीते, मुंबई के हम फैन हैं, हम मुंबई के फैन हैं, लेकिन दिल्ली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक बार भी कप नहीं जीता है, तो चाहते हैं कि हम दिल्ली जीते। ठीक है, चेन्नई निकाल गया, थोड़ा दुख हुआ क्योंकि हम एमएसडी के भी फैन हैं, बट ठीक है, चलो हो गया क्लियर। आप लोगों ने सबने मत दिया मुझे ताकि आपका क्लियर आंसर। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे, हम आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, डिजर्व करता है दिल्ली, एकदम डिजर्व करता है। मुंबई नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा तो वही भाई, नहीं तो आरसीबी नहीं तो मुंबई, ये दो में कोई एक जीतेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुंबई ही जीतेगा, देखते हैं, बट हम चाहते हैं दिल से कि दिल्ली जीते। ठीक है, चलो ठीक है, चलो एनीवेज आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा, आई होप, है कि नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, पढ़ते रहना, बाय बाय बाय। उस दिन के मेहमान, हाँ कौन सा